साथियों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। सेट नंबर 39 अभी नहीं तो कभी नहीं के साथ मैं हरि सर सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने 2 साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार से 2000 प्लस शिक्षक प्रधान शिक्षक या सीटेट में चयनित हो। गुरुदक्षिणा स्वरूप ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे। अब VVI रैपिड रिकॉल का जो प्रश्नों की श्रृंखला है, पहला स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। दूसरा, वर्णमाला की पहचान किस आयु वर्ष में शुरू होता है। तीसरा, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। चौथा, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। पांचवा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। छठा, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। सातवां, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। आठवां, संक्रियात्मक अवस्था है। नौवां, नवजात शिशु का भार होता है। 10, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, हमारा जो ये रैपिड रिकॉल का सीरीज है, ये पूर्व में पढ़ाए गए प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसमें आपसे टेस्ट लिया जाता है कि आप जो पूर्व में पढ़े हैं आपको कितना याद है। तो अगर आप इस 10 प्रश्नों की श्रृंखला में 8 से 9 प्रश्नों को बना ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप एक्सीलेंट कैटेगरी के हैं और आप निश्चित रूप से, चाहे बीपीएससी प्रधान शिक्षक का हो या सीटेट का हो, आप निश्चित रूप से उत्तीर्ण होंगे। इसको आप कंफर्म हो जाए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी कम है और आप सारे वीडियो को देखिए, सारे सेट को आप बनाइए, चूंकि बस कुछ ही दिन बचा हुआ है प्रधान शिक्षक का एग्जाम में। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। वीडियो के अंत में आपको इसका उत्तर दिया जाएगा। आज का जो हमारा ये 39 नंबर का सीरीज है, ये टॉप मोस्ट सीरीज है। इसका जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। रैपिड रिकॉल में आपका कितना सही हुआ है, इसको आप YouTube पर कमेंट करेंगे, आप अपने नाम और जिला के नाम के साथ। तो हमको ये समझ में आएगा कि हमारे जो तैयारी चल रहा है वो सही दिशा में चल रहा है। हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो राइट वे में कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप अपना नाम और जिला का नाम के साथ आपका कितना प्रश्न सही हुआ आप कमेंट करेंगे। अब पहला प्रश्न उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण है पहला, शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना। दूसरा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना। तीसरा, विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना। चौथा, लेखन संबंधी दोषों को दूर करना। तो साथियों, पहला का उत्तर आपने निश्चित रूप से दूसरा लगाया है तो सही, नहीं लगाया है तो गलत है आपका उत्तर। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना। और ये हमारा टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, टिक आउट कर लेंगे इसको। दूसरा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। दूसरा, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तीसरा, समय व अवधि पर। चौथा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो दूसरा का उत्तर है साथियों चौथा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तीसरा, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर 100 को 100 कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। पहला, वह जब भी 100 को 100 कहेगी तो उसे रोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। दूसरा, उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तीसरा, वह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। उसे 100 और 100 के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। तो इस तरह की परेशानी निश्चित रूप से हम सभी शिक्षकों को आती है। इसका उत्तर है पहला, जब भी 100 को 100 कहेगी तो उसे रोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। चौथा, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। पहला, माता पिता को प्रतिपुष्टि देना। दूसरा, विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना। तीसरा, संकलनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना। चौथा, शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। तो चौथा का उत्तर निश्चित रूप से साथियों आपने सही लगाया है। तीसरा इसका उत्तर है संकलनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना, अर्थात भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य संकलनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना। पांचवा, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। पहला, कमजोरियों का पता लगाना। दूसरा, कमजोरियों को दूर करना। तीसरा, उपचारात्मक सुझाव देना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो निश्चित साथियों ये कठिन प्रश्न है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। ये इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना और उपचारात्मक सुझाव देना हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। छठा, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने
की सबसे सुगम विधि है पहला, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। दूसरा, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो छठा का उत्तर साथियों निश्चित रूप से पहला है। अगर आपने चौथा लगाया है तो आपका उत्तर गलत है, इसका उत्तर पहला है। छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना, अर्थात छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना है। सातवां, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में कौन सी नहीं है? तो साथियों ये पुनः नहीं का क्वेश्चन है। जहां भी क्वेश्चन प्रत्येक सेट में मैं आपको सुझाव देता हूं, जहां भी नहीं हो उसको आप निश्चित रूप से गंभीरता से देखेंगे। तो पहला अतिरिक्त कक्षाएं, दूसरा व्यायाम, तीसरा गोष्ठियां, चौथा विशिष्ट अभ्यास। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर दूसरा है, व्यायाम। आठवां, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है पहला, छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना। दूसरा, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना। तीसरा, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो आठवां का उत्तर निश्चित रूप से चौथा है, उपरोक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। नौवां, उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? पहला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दूसरा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना। तीसरा, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को अलग अलग संकायों के रूप में पढ़ाना। चौथा, माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना। तो नौवां का उत्तर साथियों निश्चित रूप से दूसरा है। अगर आपने अलग लगाया है तो आपका उत्तर गलत है, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण के लिए यहां भी ये नहीं कह रहा है प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना, ये गलत है। 10वां, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? ए, दृश्य श्रव्य साधनों का। बी, शिक्षण विधियों का। तीसरा, सी, अभ्यास कार्य का। कूट, पहला केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा केवल सी, चौथा ये सभी। तो 10वां का उत्तर है साथियों निश्चित रूप से इसका उत्तर चौथा है, ये सभी। 11, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। पहला लिखने, दूसरा सुनने, तीसरा बोलने, चौथा पढ़ने। तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से पहला है और इससे संबंधित आपको इन डिटेल में 2 वीडियो बनाया हुआ है। आप उन दोनों वीडियो को निश्चित रूप से देख लेंगे और उसके ऊपर प्रश्न का भी निर्माण किया हुआ है। तो जब आप वीडियो को देख लेंगे, प्रश्नों को बना लेंगे तो आपको निश्चित रूप से कहीं से भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इससे संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में निश्चित रूप से रहता है। चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो। 12, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। दूसरा, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। तीसरा, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। चौथा, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो 12 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने पहला लगाया है तो सही। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। 13, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? पहला, समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे। दूसरा, उससे बात करेंगे। तीसरा, उसे सभी के सामने बात करेंगे। चौथा, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। तो 13 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से दूसरा है। 13 का उत्तर दूसरा है, उससे बात करेंगे। 14, रागनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? पहला, रागनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है। दूसरा, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। तीसरा, उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। चौथा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो 14 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है, इसका उत्तर दूसरा है। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। 15, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका
क्या कारण हो सकता है? पहला, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े। दूसरा, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता। तीसरा, यह राहुल की आदत है। चौथा, राहुल बड़े समूहों के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो 15 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से चौथा है, राहुल बड़े समूहों के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। 16, राधिका अक्सर लड़का को लक्का, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करती है कि पहला, राधिका ध्यान से नहीं लिखती। दूसरा, उसके लेखन स्तर में सुधार की आवश्यकता है। तीसरा, राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं। चौथा, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। तो 16 का उत्तर साथियों, 16 नंबर प्रश्न हमारा टॉप मोस्ट प्रश्न है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है। इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से आपको फंसा देता है। 17, कालिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? पहला, उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोला है। दूसरा, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कालिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। तीसरा, कक्षा में केवल कालिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। चौथा, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो 17 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से चौथा है। 17 का उत्तर चौथा है, अर्थात धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 18, कक्षा में कुछ बच्चा लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। दूसरा, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें। तीसरा, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। चौथा, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो ये प्रश्न भी साथियों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। इसका उत्तर निश्चित रूप से पहला है, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। 19, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः पहला, पठन अरुचि से। दूसरा, बुद्धि लब्धि से। तीसरा, डिसलेक्सिया से। चौथा, डिसग्राफिया से। तो 19 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से डिसलेक्सिया है, अर्थात नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डिसलेक्सिया से संबंधित है। 20, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? पहला, डिसलेक्सिया। दूसरा, डिसग्राफिया से। तीसरा, डिसकैलिकुलिया से। चौथा, डिसलेक्सिया से। तो 20 का उत्तर निश्चित रूप से दूसरा है, डिसग्राफिया से। और इससे संबंधित जो साथियों वीडियो है, आप उसको निश्चित रूप से एक बार देख लेंगे, बहुत ही आपको फायदा करेगा। 21, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ भी साथियों नहीं के साथ है, तो जहाँ भी नहीं हो आप ऐसे क्वेश्चनों को 2 से 3 बार पढ़ेंगे। पहला, त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। दूसरा, त्रुटियाँ अस्थायी होती है। तीसरा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ अस्थायी होती है। चौथा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ यह समझने में सहायता करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो 21 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। इसका उत्तर तीसरा है। इसका उत्तर साथियों तीसरा है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है। अब 22 नंबर, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रस्त है। पहला, डिसकैलिकुलिया। दूसरा, अफेचिया। तीसरा, डिसलेक्सिया। चौथा, डिसग्राफिया। तो 22 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से तीसरा है। 22 का उत्तर साथियों आप तीसरा है, डिसलेक्सिया, अर्थात अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। 23, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है पहला, लापरवाही का होना। दूसरा, उनके मातृभाषा का प्रयोग। तीसरा, उन्हें हिंदी ना आना। चौथा, सुनने में समस्या। तो साथियों इसका उत्तर निश्चित रूप से दूसरा है, उनकी मातृभाषा का प्रयोग। इसका उत्तर दूसरा है, उनकी मातृभाषा का प्रयोग, अर्थात कक्षा के कुछ विद्यार्थी
सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है उनकी मातृभाषा का प्रयोग। अब 24, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः पहला, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। दूसरा, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है। तीसरा, घर से पाठ याद करके नहीं आती है। चौथा, जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल न पूछे जाए। इसका उत्तर पहला है, बड़े समूहों में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, अर्थात निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः पहला, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। 25, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो या दो से अधिक बार तो की आवृत्ति हुई हो। आप उसे पहला, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने को कहेंगे। दूसरा, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे। तीसरा, तो वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे। चौथा, ऐसे शब्दों को विकल्प ढूंढ कर देंगे। तो 25 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से तीसरा है, तो वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। इसका उत्तर तीसरा है। अब 26, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। दूसरा, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। तीसरा, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। चौथा, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो 26 का उत्तर साथियों निश्चित आपने सही लगाया होगा, ऐसा आशा है। इसका उत्तर पहला है, अर्थात बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह का अवसर जुटाना। 27, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे पहला, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। दूसरा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तीसरा, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। चौथा, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो 27 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आप दूसरा लगाए होंगे, ऐसा हमारा आशा है। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। 28, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? पहला, पुस्तक की वर्तनी। दूसरा, पुस्तक में चित्रों का स्थान। तीसरा, विषय वस्तु का चयन। चौथा, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। तो इसका उत्तर निश्चित रूप से आपने चौथा लगाया है, तो सही, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। अब 29 को हम लोग देखते हैं, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? पहला, त्रुटियां सीखने का संकेत है। दूसरा, त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती है। तीसरा, त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। चौथा, त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। तो निश्चित रूप से उसका उत्तर पहला है, त्रुटियां सीखने का संकेतक है। 30, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? पहला, वर्णनात्मक लेखन। दूसरा, लेखन की प्रक्रिया उपागम। तीसरा, लेखन का उत्पाद उपागम। चौथा, संस्थानात्मक लेखन। तो इसका उत्तर पहला है साथियों, इसका उत्तर पहला है, वर्णनात्मक लेखन। अब साथियों हम लोग रैपिड रिकॉल क्यों चलते हैं। आप निश्चित रूप से रैपिड रिकॉल में कितना बना है आप इसको यूट्यूब पर कमेंट करेंगे। रैपिड रिकॉल करंट अफेयर बिहार जीके का प्रत्येक दिन साढ़े 6 बजे वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 94 723 42 737 पर व्हाट्सएप करें। पहला प्रश्न है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। इसका उत्तर है बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, बाल्यावस्था को। दूसरा, वर्णमाला की पहचान किस आयु वर्ष में शुरू होती है? तो 3 वर्ष। वर्णमाला की पहचान 3 आयु वर्ष में शुरू होता है। चौथा, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2001। इसका उत्तर है 2001 में हुआ था। अब शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। 5वां है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो सर का, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है साथियों सर का। अगला प्रश्न है प्राक संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है साथियों,
जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर है 270। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। 7वां प्राक संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। 8वां संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। 10वां किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? तो स्टेनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि इसको देखने के बाद, इस पर प्रैक्टिस करने के बाद आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक या सीटेट का परीक्षा को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो कम से कम आप 2 शिक्षकों को निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन सांझ में आपको वीडियो का सीरीज भेजा जाता है, प्रीमियरिंग किया जाता है, और आप ग्रुप पर ऐड होना चाहते हैं 24 घंटा पूर्व आपको प्रश्न का श्रृंखला चाहिए, तो 94 723 42 737 पर व्हाट्सएप करें। जय हिंद, जय भारत।